जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग बीपीएससी के लिए ये जो है बिहार स्पेशल और बिहार स्पेशल में अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे और इसमें प्राचीन बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम इससे पहले 2 वीडियो दे चुके हैं। आज तीसरा वीडियो होगा। जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा टेलीग्राम का लिंक को आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है लीड एकेडमी पटना। याद रखिएगा, लीड एकेडमी पटना लिखेंगे, सर्च करेंगे, वहाँ ज्वाइन करेंगे। आपको बहुत कुछ टेलीग्राम पर मिल जाएगा और कंटिन्यू मेरे टेलीग्राम से बने रहेंगे। अगर आप पटना में रहते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो देखिएगा हम पीटी का ज़बरदस्त तैयारी करवा देंगे आपको। पीटी में आपका अगर हम एनसीईआरटी पढ़ा देंगे तो ये आपको सिर्फ पीटी में ही नहीं, यह मेंस में भी क्या करेगा, काम करेगा। तो अभी एनसीईआरटी का हम 9th क्लास का साइंस चल रहा है और 9th के बाद फिर 10th पढ़ाएंगे। तो 9th और 10th से ही साइंस का लगभग क्वेश्चन आता है। इसका टाइमिंग है 4 PM से 6 PM, 2 घंटा पर डे क्लास लेते हैं इसका। जो भी पटना में रहते हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरा एक नंबर नोट करेंगे 62000598, ये देखिएगा 775। इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और जो है आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो एक बार हम कहते हैं कि बीपीएससी की अगर तैयारी करते हैं आप, एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ लीजिए, बहुत हेल्प करेगा। देखिएगा, एक होता है एनसीईआरटी पढ़ना और एक होता है एनसीईआरटी को लिंक करके पढ़ना, दोनों अलग चीज़ है। और हम यहाँ पर पूरा एकदम लिंक करके पढ़ाएंगे आपको। यह चैप्टर वाइज नोट्स बनवाते हैं, फिर उसका टेस्ट भी लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आइए, एक बार लीड एकेडमी संस्थान से जुड़िए, बेहतर तैयारी हो जाएगा। अगर आप करेंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो करेंट जो है सुबह 7 बजे से यह 8 AM में डेली करेंट अफेयर्स का ही क्लास चलता है। 7 से 8 में करेंट अफेयर, इसमें 2 बुक पढ़ाते हैं हम, प्रतियोगिता दर्पण और एक एसपीडी। यह रखिएगा, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी हो, करेंट अफेयर में आपको दिक्कत नहीं रहेगा। क्लास में सारे चीज़ को हम रटवा देंगे, ये पूरी गारंटी होता है। तो एक बार अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आइए एक बार लीड एकेडमी संस्थान में। चलिए, विशेष बात हम नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। केबीसी नैनो का यह बुक है और इसका A to Z हम डिस्कशन करवाएंगे यूट्यूब पर। आज हम मगध साम्राज्य पर चलेंगे, ठीक है, मगध साम्राज्य पर। और यह तीसरा वीडियो होगा। इसका हम लिंक यानी कि प्ले स्टोर में जो है इसको सेव भी कर दिए हैं, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। ध्यान में रखिएगा, मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का जो है सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, करे कि जिसे भीम ने यह द्वंद्व युद्ध में यह पराजित किया था। कौन सा द्वंद्व युद्ध? इसमें गंगा के यह उत्तर में विदेह राज्य और दक्षिण में यह मगध राज्य का उल्लेख मिलता है। करे कि मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक यह उठापटक के साथ धार्मिक और सामाजिक जागृति का यह केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्र में एक था, जो आज के दक्षिणी बिहार में स्थित है। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो गौरवमयी इतिहास, राजनीतिक एवं यह धर्म का वैश्विक केंद्र बन गया। महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा यह से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में स्वर्ण नदी तक विस्तृत है। नेक्स्ट चलते हैं, मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह था। बराबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा था। तो राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध ने जो है तत्कालिक यह शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स, अवंती को यह अपने जनपद में क्या हुआ था, मिला लिया। इस प्रकार एक समय मगध का विस्तार अखंड भारतवर्ष के रूप में यह हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास भी भारतीय इतिहास का जो है
यह जो है भारत का इतिहास बन गया। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में कई राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान हुआ। करें कि इसके उत्कर्ष में कई राजवंशों का योगदान हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे बृहद्रथ वंश। कौन सा? बृहद्रथ। करें कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा जो है चेदी राज के यह राजा वसु के पुत्र बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना किया। सबसे पहले प्राचीनतम और जो है महाभारत कालीन राजतंत्र था। करें कि इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहद्रथ का पुत्र जरासंध सबसे प्रतापी था। तो बृहद्रथ वंश में टोटल 10 राजा हुए और इसमें सबसे प्रतापी राजा जो है वह बृहद्रथ का पुत्र जरासंध हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि हरिवंश पुराण। ठीक है, हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, पांड्य और गंधार के राजाओं को पराजित किया गया था, क्योंकि उनके पास सबसे शक्ति विशाल सेना थी। जरासंध ने इस वंश की राजधानी जो है राजगिरी, यानी बृहद्रथ वंश की जरासंध ने राजधानी राजगिरी, यह रखेगा कुशाग्रपुर, गिरिब्रज, यह रखेगा भरद्रथपुर और यह बसुमतीपुर को जो है बनाई, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्राकृतिक दुर्ग था। करें कि जरासंध ने मगध की वायु सुरक्षा के लिए प्राचीन राजगिरी में 45 किलोमीटर का एक यह रखेगा साइक्लोपियन दीवार, जिसको कहते हैं किलेबंदी, का निर्माण किया गया था, जिसमें 32 बड़े और यह 64 छोटे प्रवेश द्वार थे। क्रैकिया दीवार के शिलाखंडों को सुर्खी, चूना, रावा के घोल से जो है यह जोड़कर बनाया गया। और क्रैकी नगर निर्माण की योजना बनाने वाला कुशल शिल्पकार जो था वह महागोविंद था। कौन था? महागोविंद। जरासंध ने अपनी पुत्री की शादी मथुरा के राजा यह कृष्ण का मामा यह कंस से किया था। तो जरासंध ने अपनी पुत्री यह रखेगा इसका जो शादी किया था कृष्ण का मामा कंस से। क्रैकिया जरासंध कंस को परम मित्र और कृष्ण को परम शत्रु मानता था। जरासंध कंस को परम मित्र और कृष्ण को परम शत्रु कहते थे। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई किया, लेकिन हर बार उसे हार मिली। ये रखेगा जरासंध, ध्यान में रखेगा, मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और कहता है कि हर बार उसको हार ही मिला। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव यह पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में क्या कर दिया? मार दिया। उसके पुत्र सहदेव को यह मगध का शासक बना दिया। क्रैकी बृहद्रथ का अंतिम यह राजा जो है यह रिपुजन्य, क्या नाम है? रिपुजन्य। रिपुजन्य को यह उसके दरबारी मंत्री पुलक ने यह क्या कर दिया? मारकर यह अपने पुत्र को क्या कर दिया? राजा बना दिया। एक अन्य दरबारी महीय ने जो है पुलक और उसके पुत्र को मारकर यह बिंबिसार को क्या हुआ? गद्दी पर बैठा दिया। अब आता है हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश पूरा कार्यकाल ध्यान में रखिएगा 1545 से 412 ईसा पूर्व, यानी कि BC की बात कर रहा हूँ। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार सेनिया अथवा श्रोणिक के उपनाम से जाना जाता है। अनुमानतः इसका राज्याभिषेक 545 BC में हुआ था, यानी कि जो बिंबिसार है इसका राज्याभिषेक 545 BC में। बिंबिसार ने गिरिब्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। हर्यक वंश के 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। उनके समय में यह कौशल के राजा प्रसेनजित अवंती के जो है यह चंद्रप्रद्योत प्रमुख शासक थे। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की जो है हत्या की और उसका पुत्र उदयन ने यह देखिएगा अजातशत्रु की हत्या किया, यानी कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का और पुनः चूंकि गद्दी प्राप्त करने के लिए पहले ऐसा ही होता था, अपने पिता की हत्या करता था लोग। और क्या किया? अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का और फिर अजातशत्रु का हत्या उसके पिता ने, ये उसके जो है पुत्र ने, उदयन ने। इसीलिए इस वंश को पितृहंता, चूंकि पिता की हत्या कर करके
ये लोग गद्दी पर बैठते थे और इस कारण इसको पितृहंता वंश कहते हैं। इस वंश के शासकों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहला जो है वह कौन सा है? बिंबिसार। कौन सा? बिंबिसार। अब देखिएगा बिंबिसार का जो कार्यकाल रहा था 544 बीसी से 492। बिंबिसार मगध साम्राज्य का एक कूटनीतिक और दूरदर्शी शासक था। उनके उसने जो है प्रमुख राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य का यह फैलाया और शक्तिशाली बनाया। क्रय शादी करता था और तिलक में भूमि उमी ले लेता था। तो अपना साम्राज्य का कुछ इस प्रकार से इन्होंने विस्तार किया था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी को बनाया, जो 5 पहाड़ी रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी या विपुलगिरी और एक वैभवगिरी से क्या है घिरा एक दुर्ग की तरह था। इसके पहले जरासंध ने इसको राजधानी बनाया था। क्रय सबसे पहले उसने प्रमुख यह वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से स्थापित किया था। इस विवाह में दहेज के रूप में 1 लाख की वार्षिक आय यह आय वाला काशी प्रांत मिला था। यानी कि कौशला से शादी किया, उसको काशी दहेज में मिला। दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चलन्ना के साथ किया। तीसरा विवाह मध्य देश यानी कि वह पंजाब के राजकुमारी क्षेमा सिंह के साथ किया था। यानी कि 3 विवाह इसमें चर्चा किया गया है। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंड प्रद्योत महासेन के साथ यह अनिर्णायक युद्ध किया। बाद में दोनों के वह मित्रता हो गया। कि जो पहले था चंद्र प्रद्योत के साथ यह लड़ाई हुआ था और बाद में दोनों क्या हो गया? मित्र बन गया। एक बार जब चंड प्रद्योत बीमार हुआ तो बिंबिसार ने उसके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को क्या हुआ था? उज्जैन भेजा। कि उसने अंग यह जो है राज्य को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को यह वहाँ का उपराजा क्या हो गया? नियुक्त कर दिया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी एवं संरक्षक था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी एवं संरक्षक। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से जो है मिलने के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जो है जैन धर्म और ब्राह्मण ये जो है धर्म के प्रति भी उनकी सहिष्णुता क्या हुआ? बना रहा। बौद्ध और जैन यह ग्रंथानुसार उसके पुत्र ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहाँ की 493 ईस्वी में क्या हो जाता? उसका मृत्यु हो जाता। जबकि बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को ही अपना उत्तराधिकारी क्या हुआ था? घोषित किया था। आगे चलते हैं। क्रय भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना यह रखी थी। तो ध्यान में रखिएगा, जो बिंबिसार है उसने भी यह प्रथम भारतीय शासक है जिसने क्या हुआ था? अस्थायी सेना रखा था। अस्थायी सेना रखने के कारण यह उसे जो है सैन्य भी कहा जाता है। सैन्य कहते हैं बिंबिसार को। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्षों की आयु में सिंहासन पर बैठा। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा के लिए भी नियुक्त किया था। इसने बौद्ध भिक्षु को निःशुल्क जल यात्रा की क्या हुआ था? अनुमति दिया था। इसके बाद है प्रमुख राजवंश एवं शासक। क्रय राजवंश और शासक। हर्यक वंश में देखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन हर्यक वंश से संबंधित नहीं है? कौन शिशुनाग वंश से संबंधित है? कौन नंद वंश से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा हर्यक वंश के अंतर्गत आता है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, यह जो है कौन सा? यह जो है आपका मुंड, यह नागदशक, सबका संबंध है हर्यक वंश से। फिर आपका शिशुनाग से शिशुनाग, कलाशोक और नंदीवर्धन तीनों याद रखिएगा शिशुनाग वंश से है। आगे है क्रय नंद वंश। महापद्म नंद, पांडुगति, भूतपाल, यह राष्ट्रपाल, याद रखिएगा गोविनाशक और दधिशक, याद रखिएगा यह एक है आपका कैवर्त और एक है घनानंद। यानी कि ये सब नंद वंश से संबंधित है। इसके बाद आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो कार्यकाल रहा था 492 से 460। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। उसके बचपन का नाम कुनिक था। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक क्या हुआ? पहुंचाया।
अजातशत्रु ने कौशल एवं मगध के बीच यह हुए पहले युद्ध में प्रसेनजीत को पराजित किया, परंतु दूसरे युद्ध के बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किया हुआ अजातशत्रु से कर दिया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिक मंत्री वशस्कार से सहायता से वज्जी के सदस्य में यह फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और मगध साम्राज्य में क्या हुआ मिला लिया। यही वशस्कार थे जो अजातशत्रु बार बार चाहते थे कि वज्जी संघ को अपने क्षेत्र में मिला लें, उसको जीत ले। तो याद रखिएगा, यह महात्मा बुद्ध के पास इसी को भेजा था वशस्कार को, और कहा था कि पूछने के लिए कि आखिर वज्जी संघ को वैशाली को कैसे जीता जाए। तो महात्मा बुद्ध ने कुछ सवाल किए थे, क्या वहाँ के लोग नियमित बैठक करते हैं? इसने कहा था कि हाँ। क्या वहाँ के लोग जब बैठक होता है तो एकत्रित होते हैं? कहा कि हाँ। कहे कि जब तक इस प्रकार से काम करते रहेंगे तब तक उसको हराना मुश्किल है। या तब जाकर के यह फूट डाला, सबको आपस में यही क्या कर दिया, फूट डाल दिया, तब जाकर के क्या हुआ था, उसका ये जीत ये लिया था। वज्जी संघ के विरुद्ध अभियान के क्रम में यह रखेगा अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथ मुसल जैसे क्या हुआ था हथियार का प्रयोग किया था। मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी 8 कुल और यह 8 कुल का एक संघ था। इसमें विदे, जात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक और वज्जी महत्वपूर्ण था। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर इसे अधिकार में कर लिया। इस प्रकार यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर मगध साम्राज्य का क्या हो गया, अधिकार हो गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी यह गिरिब्रज यह राजगिरी की नई किलेबंदी की, क्योंकि यह आक्रमण की धमकी दे रहा था। यद्यपि वह आक्रमण यह नहीं कर पाया। अजातशत्रु द्वारा राजगीर के इस किलेबंदी के अवशेष यह आज भी क्या होता मिलता है। ये देखिएगा, जो अजातशत्रु था अपने प्रतिद्वंदी अवंती राज्य से सुरक्षा के लिए यह किलेबंदी, चूंकि वह हमेशा इसको धमकाते रहता था लेकिन किया नहीं था। करेक वह धार्मिक एवं उदार सम्राट था। करेक की विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को बौद्ध और जैन दोनों मत के अनुयायी का माना जाता है। अजातशत्रु को जैन और बौद्ध दोनों यह मत का अनुयायी माना जाता है। करेक की भरहुत स्तूप के एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के या 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेष पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण किया था। यह देखिएगा, अजातशत्रु अपने शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगिरी में क्या हुआ था, स्तूप का निर्माण किया था। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483। इस समिति देखिएगा, इस संगति में बौद्ध भिक्षु से संबंधित पिटकों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में क्या हो गया, विभाजित कर दिया गया। तो ध्यान में रखिएगा, बौद्ध भिक्षु से संबंधित पिटक, सुत्त पिटक और एक है विनय पिटक का विभाजन प्रथम बौद्ध संगति 483 में हुआ था। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था।